अभी भारत मान लो, भारत के पास में अभी कौन सा देश है अपने? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से आगे कौन सा देश आ जाता है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के आगे देश उस समय जो आता था, अब रूस आता था ना बीच में। अब जो देश आता है वो बेसिकली उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा, पहले ये तो एक ही है, अपने वाला तो एक ही है। ये तो पूरा ही तब कहलाता था हिंदुस्तान। क्या कहलाता? तो उस टाइम के अनुसार ये तो हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। अपने यहाँ पे दो बड़ी जगह मान लो, दिल्ली और आगरा। कौन सी बड़ी जगह? दिल्ली। ये मैं मान लू पंजाब है ना। दिल्ली आगरा पे कब्जा करके बैठा हुआ अपना इब्राहिम लोदी। किसने कब्जा कर रखा है? इब्राहिम। पंजाब पे भी कब्जा किसका है? इब्राहिम लोदी। अब इधर क्या चल रहा है? इधर सबसे पहले यहाँ कंडीशन है, यहाँ एक व्यक्ति राजा बनना चाहता, उसका नाम है बाबर। क्या नाम है? कहाँ राजा बनना चाहता है? उज्बेकिस्तान। कहाँ का? उज्बेकिस्तान का ही है। तो कहाँ का राजा बनना चाहता है? तो बाबर कहाँ पर बैठा हुआ है? अफगानिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, मोटा हिस्सा, उसमें कब्जा करके कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। और उज्बेकिस्तान में बाबर का चाचा। अब बाबर को राजा कहाँ का बनना है? उज्बेकिस्तान। बाबर एक बार तो चाचा से हार के अफगानिस्तान आया, फिर वापस उसने उज्बेकिस्तान पर हमला किया, चाचा जी ने फिर पीट के निकाल दिया। तो बाबर वापस कहां पर आके बैठ गया? अब बाबर लगा यहाँ बैठे बैठे क्या खाएंगे, अफगानिस्तान में तो पहाड़ी है, पहाड़ियां कुछ है भी नहीं। तो बाबर क्या करता, यहाँ से जाके पंजाब पर हमला करता, छोटा मोटा लूट मार करके वापस भाग जाता। थोड़ा धन मिला, सेना बनाई, वापस चाचा जी पर अटैक करता, चाचा जी कूट मार करके निकालते, वापस आता, सेना बनाता, फिर जाके थोड़ा सा इधर हाथ लगाता, यहाँ से लूट मार करता, वापस आता। ऐसे उसने पंजाब पर 4 हमले किए। कितने? पैसे लेके उज्बेकिस्तान की तरफ हमले करने की कोशिश करता, लेकिन उज्बेकिस्तान में उसकी पार पड़ती। इधर अपने दिल्ली आगरा पे कब्जा करके कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। ये लोदियों का तीसरा राजा। 3 लोदी राजा बने, लोदी साम्राज्य में 3 राजा बने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। कौन कौन? ये अफगान थे। ये कौन थे? ये अफगानिस्तान के लोग थे। पहला राजा कौन बना इनमें से? अपनी शक्ति के दम पर बहलोल लोदी ने अफगानों की सेना बनाई, हमला किया, हमला करके दिल्ली के राजा को हटाया। दिल्ली पे कौन बैठ गया? बहलोल लोदी। सैयद वंश था, सैयद वंश को हटा के लोदियों ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो बहलोल लोदी ने जो कुछ प्राप्त किया वो अपनी ताकत के दम पर खुद उसने प्राप्त किया, तो इस चीज की वैल्यू समझता था। फिर दूसरा, बहलोल लोदी जो था अफगान था, अफगानों में एक नियम था कि सब बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा। इसलिए बहलोल लोदी राजा बन गया, सुल्तान बन गया दिल्ली का, फिर भी कभी सिंहासन पे भी नहीं बैठता था। नीचे सब नीचे, मंत्री संतरी सेनापति नीचे बैठते, तो बहलोल लोदी भी नीचे बैठता। वो कहता सर आप तो चेयर ले लो। अरे यार भाई तो हूं आपका, क्या फर्क पड़ गया? आप नहीं तो क्या सुल्तान हो, बाकी मत खुद को सुल्तान मानता ही नहीं। तो बाकी वाले बड़े राजी रहते, कह रहे सही आदमी एकदम। बहलोल लोदी को तो कई बार जो दूसरे मंत्री थे उनको सीनियर होता धमका देता, क्या रहे कल क्या करा था वहां, और बहलोल लोदी छाटू ले जाकर था, सॉरी ब्रो यार, सबके सामने नहीं धमकाना चाहिए यार। तो बहलोल लोदी कुल मिला के ऐसा राजा था, तो उसका टाइम से ही कटा। बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा राजा बना सिकंदर लोदी। कौन? क्या उसने राज्य अपने ताकत के दम पर स्थापित किया था? बाप से मिल गया, वो इस चीज की इतनी वैल्यू समझता, उसने कहा चेयर लगाओ, नीचे क्यों बैठे? मैं भी चेयर पे बैठ जाता, तुम भी चेयर पे बैठ दो, मेरा सिंहासन लगा दो, तुम्हारे छोटे छोटे चेयर लगा दो। तो वो ऊंचा बैठा रहो, नीचे बैठे, तो थोड़ा थोड़ा आने लगा हायरार्की, वो ऊपर और वो नीचे। अब तीसरा बना इब्राहिम लोदी। कौन बना? क्या उसने अपने ताकत के दम पर राज्य स्थापित किया? दादा के पास था, बाप के पास था, तुम्हारे पास आ गया, तो उसने तो कोई स्ट्रगल किया? उसने कहा इन सबकी चेयर हटाओ, खड़े रहो, सिंहासन पे सुल्तान अकेला बैठेगा और कोई भी बैठेगा। तो अब ये जो मंत्री संतरी सेनापति नाराज होंगे, राजी होंगे? इनमें से 2 लोग नाराज चल रहे हैं। एक व्यक्ति पंजाब में बैठा है, वो नाराज चल रहा है, दौलत खान लोदी। कौन है? एक इधर इसके पास इधर दिल्ली में बैठा, उसका नाम है आलम खान लोदी। तो 2 लोग नाराज चल रहे हैं। कौन कौन? तो किससे नाराज चल रहे हैं? तो वो इब्राहिम लोदी को क्या करना चाहते हैं? हटाना। लेकिन उनको पता है कि इब्राहिम लोदी अपने से जल्दी से तो हटेगा। इधर इब्राहिम लोदी को जब पता चला कि उसके, अच्छा ये 2 नाम तो है जो बाद में बाबर को बुला लेते हैं, पर नाराज तो कहीं और चल रहे थे। अब जैसे इब्राहिम लोदी को पता चलता है फलाना नाराज है, बुला के लाओ रे,
नीचे पैरों में नीचे किले ठोक दो इस आदमी, कितने दिन बगावत करता है देखते हैं। तो इब्राहिम लोदी ने जो जो अपने विद्रोही थे उनको मारना शुरू किया। एक दिन उसने इसको मैसेज किया पंजाब वाले, पंजाब में कौन है कि मिलने के लिए दिल्ली है। दौलत खान को समझ में आ गया यार गड़बड़ है। एक तो पहले मिलने के लिए गए थे, उनमें से वापस कोई आया नहीं। इब्राहिम लोदी ने कहा हज यात्रा करने के लिए चला गया है। इसने लंबा भेज दिया उस आदमी को, उसने अपने बेटे को भेज दिया। बेटे का नाम था दिलावर खान लोदी। क्या नाम था? दिलावर गया दिल्ली और उसने जाके इब्राहिम लोदी का सुल्तान मेरे पिता को बुलाया था, पिता बीमार है इसलिए मुझे भेज दिए। उसने कहा बीमार है क्या? उसने अपने मंत्रियों का इसको थोड़ा बेसमेंट दिखा के लाओ। तो दिलावर खान को बेसमेंट में लेके वहां जाके देखा कि जो जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बोल रहे थे उन सबको वहां नंगा उल्टा लटका रखा था और चमड़ी उतार रहे थे। दिलावर खान लोदी को केवल घुमाया, वहां कुछ ही नहीं बोले। तो दिलावर खान लोदी के समझ में आ गया अगला नंबर तेरे बाप का है, यही लटकाएंगे इसी प्रकार से। चिमटा गर्म कर करके गर्म पानी डाला, फिर चिमटा लिया, खींच ली जाए चमड़ी में। या अल्लाह रहम कर, रहम। तेरी चमड़ी थोड़ी खींच रहे हैं, फील हो रहा है ना? हाँ, इसका मतलब मैं अच्छा टीचर हूं। चमड़ी खींची इब्राहिम लोदी, चमड़ी खींचेगी किसी की भी, मैंने यहाँ का चमड़ी खींच। दिलावर खान लोदी बेसमेंट से बाहर आया, उसने आकर वॉशरूम जा रहा हूँ, भाग गया वहां से। वापस पंजाब आया बेचारा, जैसे जैसे छुपता छुपा था वहां से आगे उसने अपने पिताजी कहा, पिताजी इब्राहिम लोदी सेहत के लिए हानिकारक हो रखा है और मारेगा जिसमें कोई डाउट ही। तो यदि आपको ये पता चल जाए ना कोई आपको मारेगा तो आपका पहला थॉट ये कहता है, स्टेट थॉट ये कहता है कि इसको मार दे, ये अपने को मार। भाई ये मारेगा, अपने पास बचने का कोई तरीका? पहले व्यक्ति ये सोचता होगा कि मैं माफी मांग लूं, क्या पता छोड़ दे। लेकिन जब पता चल जाए किसी प्रकार से छोड़ेगा तो फिर अपने दिमाग में आता है इसके खिलाफ कौन है, वो अपने साथ आ जाए, मैं इसको मार दूं। और दौलत खान लोदी को इनको एक बात पता थी कि अफगानिस्तान में बैठा है बाबर। कौन बैठा है? शक्तिशाली आदमी है, यदि इसकी हेल्प ले ले तो अपने मिलके किसको मार सकते हैं। तो दौलत खान लोदी ने, आलम खान लोदी ने मैसेज किसके पास किया कि क्या रे बाबर छोटे मोटे हमला करता है, पंजाब में हमला करके हाथ टच करके वापस भाग जाता है, फिर उज्बेकिस्तान जाता है, चाचा से मार खा के वापस आ जाता है। तो थोड़ा मोटा हमला कर, थोड़े ज्यादा रुपए मिलेंगे, बड़ी सेना बढ़ेगी, फिर बन जाना उज्बेकिस्तान का राजा। तो बाबर ने कहा बड़ा हमला कहां करूं? दिल्ली करो। उसने कहा ना ना, दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी है यार, वो तगड़ा आदमी, उससे कैसे लड़ सकता हूँ? तगड़ा नहीं, उसके मंत्री खिलाफ है। कौन से मंत्री खिलाफ है? गांव में हम तेरे साथ है, तो हिम्मत कर, तो आजाद। कौन बुला के लाए? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। बताओ दोबारा, आलम खान लोदी, ये किसको बुला के लाए? बाबर कहां बैठा है, राजा कहां का बनना था? अब बाबर पहले तो आया पंजाब, तो दौलत खान लोदी का था, यहाँ तो आ गया। अब वो पंजाब से आगे कहां जाएगा? तो अब दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? इसको पता चला कि इधर से कौन आ रहा है? बाबर। तो ये बेचारा रोकने के लिए जाएगा। अब पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से पंजाब आओगे तो बीच में हरियाणा, हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है पानीपत। कौन सी जगह? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। किस किस के बीच में? कौन सा युद्ध? 1526। कब हुआ? इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा जाता। दिल्ली का पहला राजा जो किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था वो कौन था? किसने मार दिया? और बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों पे कब्जा कर लिया। दो बड़ी जगह थी उसके पास, एक दिल्ली थी, कौन सी थी? आगरा। दोनों पे कब्जा करके कौन बैठ गया? अच्छा, दौलत खान लोदी बुला के लाए थे कि तू कब्जा कर, धन लूट, वापस चला जा। पर दिल्ली आगरा में बाबर को इतना धन मिला, इतना धन मिला, उसने कहा अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए। अब हमें काबुल की गरीबी, डायरी में लिखता है, अपनी डायरी में लाई ना उसकी, बाबर डायरी लिखता था कि अब हमें काबुल की गरीबी। उसने कहा काबुल में गरीबी में मंगते पड़े में पड़े रहते थे, रोटियां ढंग से मिलती नहीं थी, दिल्ली में रुपए मिले, अब हम लौट कर वापस काबुल जाएंगे। तो दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी का सपना तो अधूरा। उनको लगा था हम राजा बन जाएंगे। अब अफगानों का राज भारत में समाप्त हो रहा है, भारत में नया राजा आ रहा था, मुगल। कौन आ रहे थे? मुगलों का राजा कौन? कहां पे कब्जा कर गया? दिल्ली आगरा में बाबर से पहले कौन था? इब्राहिम लोदी।
सांगा इब्राहिम लोदी को बाड़ी तक जाके हरा के आया था, सांगा को उससे कोई खतरा। और अब नया राजा बना वहां पे कौन? बाबर। और बाबर ने अपने भरतपुर में किले पे कब्जा कर लिया, बयाना। कौन से किले पे? अब की बार सांगा का ध्यान गया और सांगा ने बाबर को कहा, भाई साहब तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो? अब सांगा क्या लेने के लिए जाएगा? अच्छा, दूसरा जावा, इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया। तो जो लोदी बचे उनका नेता बना इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। कौन बना? उन्होंने सांगा को कहा कि सांगा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लोदियों का दुश्मन बाबर, बाबर का दुश्मन सांगा, तो लोदियों का दोस्त। कई दिन पहले तक लोदी और सांगा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब लोदियों को लगता है कि हारेगा सहारा बाबा, सांगा ही बचा सकता है, सांगा के अलावा दूसरा कोई भी बचा। तो वो अब सांगा करे हेल्प कर। सांगा को और ठीक लगा। सांगा को लगा कि दिल्ली में और आगरा में इब्राहिम लोदी था, वो तो लड़ता हुआ मारा गया, तो क्यों ना दिल्ली आगरा अपने कब्जे में ले ले, दोनों पे कब्जा कर लेते। तो सांगा ने अपनी सेना दो तरफ भेजी, एक दिल्ली और एक इधर आगरा की तरफ वो खुद गया, क्योंकि मुख्य राजधानी जो बन गई थी कौन सी बन गई थी? आगरा। और बयाना का किला भी किसके पास पड़ता है? आगरा। तो उसने एक सेना दिल्ली की तरफ भेजी, जितने इलाके पे कब्जे कर सकते हो कब्जे करो, और खुद कहां पर चला गया? मैं उधर आगरा जाऊंगा, बाबर आगरा बेटा, उधर मार के पूरे पे कब्जा कर लेंगे अपने, तो आगरा की तरफ जाता है। अच्छा, बयाना किले पे कब्जा करके कौन बैठा है? कौन बैठा है? बाबर। तो सांगा हमला कहां पर करेगा? देखो बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना। मुगलों ने जो जीवनियां लिखी ना खुद के, उनके नाम नामा है। जैसे बाबर की जीवनी, बाबर था। हुमायूं की जीवनी, अकबर की जीवनी, शाहजहां की जीवनी, आगे ना बस नामा जो लिखा। तो बाबर, और बाबर वाले तो जीवनी, अब जीवनी क्या होती है? हो सकता है मेरी जीवनी मैं लिखूं या कोई दूसरा लिखे। बाबर वाले तो ऑटोबायोग्राफी, मैं खुद लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी ना, आत्मकथा जिसको अपने कहते हैं। और बाबर ने एक डेली रूटीन भी लिखा, आज सुबह उठ के ये किया, दोपहर में किया, वैसे लिखी उसने। आज दिन में उससे बात हुई थी, उसने ये कहा था, मैं ये करूंगा ये करूंगा। तो बाबर इस डायरी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखता है। बाबर कहता है, जब मैं काबुल में था तब सांगा के कुछ लोग मेरे पास आए, इसके, और उन्होंने मेरे को आके कहा कि सांगा ने समाचार भेजा बाबर तेरे पास कि सांगा को इब्राहिम लोदी परेशान करता है। कौन? इब्राहिम लोदी परेशान करता है, इसलिए सांगा ने तेरे को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया है, ताकि तू और सांगा दोनों मिलकर किसको हरा सको। कि बाबर ये कहता है कि मेरे को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? क्योंकि सांगा को कौन परेशान करता था। फिर बाबर आगे लिखता है, फिर मैं पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा, पर इस सांगा ने मेरे को बुलाया, लेकिन मेरी कोई सहायता। अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं बदला लूंगा इसका। तो कुल मिला के वो ये लिखता है कि सांगा ने मेरे को बुला तो लिया था, मेरे को प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन इसने अपना प्रॉमिस निभाया। अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, अब मैं इसे बदला लूंगा। आई बात समझ? पर हम उस बाबर की बात को जब क्रॉस चेक करते हैं, हिस्ट्री कहती है वेरीफाई किया जाए, और दूसरा सोर्स क्या कहता है, दूसरे कंटेम्पररी सोर्स क्या कहते हैं, उस समय के जितने भी दूसरे कंटेम्पररी सोर्स है, उसके थोड़े बाद के जितने भी कंटेम्पररी सोर्स है। ऐसे बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, कौन थी? उसने बाद में अपने भाई हुमायूं पर बुक लिखी, हुमायूं नामा। वो क्या लिखती है? बाबर का सेनापति था एक कश्मीर के अंदर, मिर्जा हैदर दोगलत, जो बाद में हुमायूं के टाइम था, वो क्या लिखता है? उसने बुक लिखी थी तारीख रसीदी। अकबर के टाइम में बाद में आपके अकबर का अबुल फजल अकबर नामा लिखता है, बदायूनी मुंतखब तवारीख लिखता है, निजामुद्दीन अहमद जो है वो तबकात अकबरी लिखता है। उस समय एक अहमद यादगार हुआ, इसने तारीख साही लिखी है। एक मुल्ला दाऊद हुआ, इसने तारीख अल्फी लिखी है। तो उस समय की कई ऐसी किताबें मिलती हैं, उन सब किताबों में लिखा हुआ है कि बाबर को भारत में बुलाने वाले थे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन? दौलत खान लोदी और आलम खान। केवल बाबर ये लिखता है कि मेरे को भारत में बुलाने वाला कौन था। उसकी दूसरी बात वेरीफाई करें हम। वो कहता है सांगा ने क्यों बुलाया उसको? क्योंकि इब्राहिम लोदी किसको परेशान करता है? सच में सांगा परेशान कर रहा था उनको। सांगा इब्राहिम लोदी को 1517 और 1518 के खातौली और बाड़ी के युद्धों में कभी का हरा चुका था, और बाड़ी का तो मतलब है 70 किलोमीटर अंदर जाकर रहा। इसलिए में सांगा इब्राहिम लोदी के लिए प्रॉब्लम नहीं था। इब्राहिम लोदी के लिए
सांगा प्रॉब्लम बना, सांगा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका मतलब बाबर ने कुछ ना कुछ झूठ मूठ लिखा है। इसका मतलब केवल बाबर खुद को जस्टिफाई करना चाहता है कि बाबर जब सांगा पर हमला करने के लिए आ रहा है तो लिख रहा है कि भाई क्यों करने जा रहा हूं, तो अपने लोगों को बता रहा है क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि सांगा को क्या सिखाना है, क्योंकि इसने मेरा प्रॉमिस निभाया, इसने प्रॉमिस तोड़ दिया था। क्या प्रॉमिस? भारत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ साथ देगा लेकिन इसने साथ दिया। आपने लिखो कारण, बाबर तो बताता ही है। देखो कि बाबर ने अपनी तरफ से क्या कारण दिया था। देखो बाबरनामा में, इन बाबरनामा बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। किसने प्रॉमिस वायलेट? बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। बाबर ने सांगा पर क्या लगाया? वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अब ये तो हो गए बेकार। अब दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी, उनकी तैयारियां कैसी है? एक तरफ सेना पड़ी है सांगा की, एक तरफ सेना किसकी पड़ी है? बस बाबर ने एक काम जल्दी किया, वो आगरा से जल्दी निकला और खानवा में अपनी लोकेशन लेके बैठ गया। तो उसकी लोकेशन थोड़ी ऊपर थी। लोकेशन क्या थी? ऊपर। इन्होंने थोड़ा टाइम लगाया बयाना से यहाँ पर आते आते। तो इनकी लोकेशन क्या थी? नीचे। मतलब सेना बाबर की तो बैठी है ऊपर और सांगा की बैठी है। फिर बाबर को एक एडवांटेज ये है कि बाबर के पास में तोपे क्या है? नॉर्थ इंडिया में पहला राजा जो तोपे लेके आया था वो कौन था? बाबर से पहले नॉर्थ इंडिया में किसी ने बारूद का इस्तेमाल, बारूद पहली बार कोई लेके आया था तो कौन लेके आया था? बाबर। बाबर लेके आया था। तो वो अपने तोपे लेके थोड़ा ऊपर बैठा, ये थोड़े नीचे बैठे। बयाना हुआ 16 फरवरी, खानवा हो रहा है 17 मार्च। एक महीने का टाइम है बीच में। एक महीने के अंदर दोनों अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबर ने तैयारियां कर ली, लोकेशन भी ऊपर है, उसके पास तोपे भी है। मुसलमान राजाओं की एक अच्छी बात यह भी थी, वो दुश्मन की जासूसी करवाते, पता लगाते। और बाबर ने जब सांगा की दुश्मनी जासूसी करवाई तो उसको समझ में आया कि मारनी पड़ेगी। उसको समझ में आया कि आज दिन तक ये आदमी जिसके खिलाफ लड़ा है भगा के मारा है और इस बार पार पड़ेगी। अब क्या करें? तो जब सेनाएं आमने सामने पड़े रहते तो एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। तो सांगा की तरफ से एक व्यक्ति है सलहदी तंवर। कौन है? इसकी तरफ से। तो बाबर ने इसको कहा भाई मत लड़ो यार, क्यों लड़ रहे हो, और मैं बिना लड़े ही तुम्हें दिल्ली दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मेरे पास दो है, दिल्ली और आगरा। आगरा मेरे पास रहना तो तुम क्या रख लो, नहीं लड़ना मेरे को तुमसे। सलहदी तमर सांगा के पास है। उसने सांगा को कहा अरे वो तो बिना लड़े ही अपने को क्या देने के लिए तैयार है। सांगा ने कहा ठीक है, तो लड़ाई नहीं करते। मंत्रियों से पूछते भाई, मैं अकेला डिसीजन नहीं लूंगा, सब मंत्री लेंगे। और मंत्रियों को बुला के सांगा ने पूछा कि भाई बाबर बिना लड़ाई अपने को दिल्ली देने तैयार है। वो कह रहा आगरा मेरे पास रखो और दिल्ली तुम रख लो, बताओ क्या डिसीजन है। मंत्रियों ने कहा ना, दिल मांगे दोनों लेंगे, दिल्ली भी लेंगे। और कुल मिला के सलहदी तमर वाली बातचीत सिरे चढ़ी। लेकिन सांगा ने क्या कर दिया? मना। अब जब समझौते के रास्ते बंद हो गए तो अब तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बंद करनी पड़ेगी। और क्या करेंगे? तो बाबर ने कहा लड़ते हैं। बाबर जोशीला आदमी था, हिम्मती आदमी था, जो उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ सकता, तो हिम्मत वाला था। तो बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। 17 मार्च को जैसे युद्ध, तो 16 मार्च को उसने कहा कल हम सांगा के खिलाफ लड़ने के लिए जाएंगे, क्या तुम तैयार हो? हाउस द जोश। सबने कहा लो सर। क्या बात है, लो कैसे जोश? तुम्हारा जोश क्या होना चाहिए तुम्हारा? उन्होंने कहा सर अब एक महीने तक इस आदमी की जासूसी करवाई ना अपन ने सांगा की कि हाँ, ये चीज पता चली कि सांगा के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है। इसके 80 घाव लगे हुए शरीर में। कितने इतने युद्ध लड़े इसने कि इसके हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख फूट गई, कान कट गया, कितने घाव है। फिर भी लड़ने के लिए आया है तो मिनट तो नहीं है, डाकी है। अब भी अपने इसे लड़ने के लिए जाएंगे तो इसमें अपना घाटा, इसका तो क्या करना है इससे लड़के? चलते हैं भाई साहब वापस। सैनिक लड़ना नहीं चाहते, दो रीजन।
पहली बात तो ये थी कि वो सांगा से भयभीत है। दूसरा ये था कि बाबर जब अफगानिस्तान से भारत आया था तो कह के क्या लाया था कि भारत चलेंगे, लूटेंगे, वापस आ जाएंगे। अब वो वापस जा ही नहीं रहा। तो राजा तो अपने परिवार को अफगानिस्तान से दिल्ली बुला गया, फौजी बेचारे कहां बुलाते? फौजियों का परिवार का है। सुबह शाम दोनों टाइम गाने सुनते हैं, संदेश से आते हैं। यार वापस जाना यार, तूने उन्होंने बाबर जब अफगानिस्तान से काबुल से रवाना हुए थे, तूने कहा था दिल्ली आगरा से 2 चीज लाएंगे, धन और महिलाएं। दोनों लूट लिए, धन भी लूट लिया और महिलाएं भी लूट ली। तो अब घर चलते हैं, वापस चलते हैं। लेकिन बाबर जाना नहीं चाहता। बाबर चाहता कि यार इतना बड़ा धन मिला तो राज यही करूंगा, वापस में जाऊंगा। हम तो नहीं लड़ रहे। यदि राजा को फौजी मना कर दे नहीं लड़ रहे तो राजा करेगा क्या लड़ेगा बेचारा। तो बाबर ने इस बार वापस हिम्मत दिखाई और बाबर ने उनको एक बड़ा जोशीला भाषण दिया। बाबर ने कहा तुम क्या सोचते हो बाबर खुद के लिए लड़ता है? उनका सोचते नहीं है। तुम क्या सोचते हो बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है? उनका हाँ। बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि इस्लाम का झंडा इस छोर से उस छोर तक फहरा दिया जाए। पहाड़ों पे, घाटियों में, धोरों में, मरुस्थलों में, नदियों पर सब जगह इस्लाम की पताका लहरा दी जाए, ऐसा अल्लाह ताला का हुक्म दिया गया है। यदि तुम लड़ोगे तो ठीक, नहीं लड़ोगे तो भी कोई बात नहीं। बाबर कल जिहाद करेगा। बाबर कल दूसरे धर्मों के खिलाफ इस्लाम की जो लड़ाइयां होती इनको क्या बोलते? धर्म की जो लड़ाइयां होती इनको क्या बोलते? बाबर कल जिहाद करेगा। अगर बाबर जिंदा रहा तो गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वे लोग जो धर्म के लिए लड़ते, इस्लाम के लिए लड़ते, उनको क्या बोलते? और अगर बाबर मर भी गया तो बाबर को कोई फिक्र नहीं है, बाबर जन्नत जाएगा। अब नसीब होगी बाबर को, जिंदा रहा तो गाजी बन जाऊंगा और मर गया तो कहां जाऊंगा? इसलिए तुम लड़ो भले नहीं लड़ो, मैं अल्लाह के हुक्म को मानते हुए कल क्या करूंगा? थोड़ी धर्म की, अल्लाह की, जिहाद की ऐसी बात की तो कईयों के रोंगटे खड़े हुए। और आप बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? एक वो साहब खड़े, उनका बाबर एक सवाल का जवाब दे, लड़ लेंगे तो कहेगा क्या? तेरे मुंह से जिहाद, अल्लाह, इस्लाम ये बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? दारूड़ी है। बाबर दारू पीता था, भयंकर दारू पीता था बाबर। मतलब बाबर की बायोग्राफी पढ़ लो, बाबर यूं लिखता है कि मैं सुबह उठा था, हालांकि मूड नहीं था, पर शरीर ही टूट रहा था तो 2 पेग लेने ही पड़ गए। दोपहर में तो लेना भी नहीं चाहता था। कोई रिश्तेदार घर पे आ गए, अब रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाता, उनके चक्कर में 2 पेग और लिए। हालांकि शाम को तो मौसम भी थोड़ा ठंडा ही था। तो बाबर डंका दारू दिया। बाबर ने दारू छोड़ दी थी, इस खानवाज के बाद दारू छोड़ देता। तो वो अपनी डायरी में लिखता है कि जीवन कितना बोरिंग है। वो लोग जिन्होंने कभी शराब नहीं पी वो क्या जानेंगे कि शराब क्या चीज होती है। आया फील तेरे को? फौजी साहब में खड़े हो कहा भाई साहब कुरान में अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए शराब पीना हराम है। हरामी सारे दिन पिया हुआ रहता है। और बाबर जब भाषण दे रहा था तब उसके हाथ में पेग था। ऐसा भाषण आदमी दारू पी के दे सकता है कि भाई अकेला गाड़ी चलाएगा, तुम लड़ो भले नहीं लड़ो टाइप का रखा था बाबर। तो बाबर ने लगाया यार बात तो बहुत सामने से कि बाबर ने पैक फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ। वो साहब ने कहा अंदर 2 पेटी पड़ी है, वो फेंक दी जाए। शराब तोड़वा था, फेंकवा था, पूरी शराब फेंक दी जाए। एक वो साहब और खड़े, उन्होंने कहा बाबर इस्लाम ये कहता है कि मुस्लिम राजा को मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेना चाहिए। मुस्लिम व्यापारियों को मुस्लिम राजा से कर, और बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कर लेता था तमगा। क्या लेता था? तो जब तू धर्म की बात करता तो कहता मैं मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूं, तो फिर मुसलमानों से कैसे इस बात कर लेता? बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर। बाबर कहता है कल युद्ध नहीं है, कल क्या है? मैं आज के बाद शराब के हाथ, मैं आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर। ये बाबर की तैयारी है।